हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप सभी। तो आज आपके साथ हम लेके आए एनसीएचओ की प्रॉब्लम नंबर 2। जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया हुआ है, एनसीएचओ के हम यहाँ पर सेलेक्टेड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और एनसीएचओ में आयनिक, थर्मो और इलेक्ट्रो के भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको मस्ट एंड मस्ट करके ही जाने हैं, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में वो इस तीनों के कंसेप्ट को क्या कर देता है, यूज कर देता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम, जो कि आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है। और क्वेश्चन ने दे भी दिया है कि बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है। आप सभी जानते हो कि वीक एसिड साथ में उसका कॉन्जुगेटेड बेस होना चाहिए। वीक बेस है तो साथ में उसका कॉन्जुगेटेड एसिड होना चाहिए। ठीक है, वीक एसिड कॉन्जुगेटेड बेस, वीक बेस कॉन्जुगेटेड एसिड का मिक्सचर है, तो वो हमारे पास बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकता है। कुछ कंडीशन है जो कि आपने क्लास में पढ़ी भी होगी। तो ये उसने बफर के बारे में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी और क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल दिया कि हमारे पास एमिनो प्रोपेन है, जो कि हमारा वीक बेस होता है, जिसकी मोलरिटी 0.1 है। इसमें हम HCl गैस पास करा रहे हैं, तो HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड इस वीक बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये PrNH2 है। इसमें से जब आप HCl गैस पास कराओगे तो ये PrNH3+ में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी जो पीएच है, कब तक HCl गैस पास करा रहे हैं, जब तक कि पीएच हमारी कितना ना पहुंच जाए, 9.71 ना पहुंच जाए। और हमें के दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, कि हमें PrNH3+ का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस के से आप पीके निकालो, पीके निकाल के उसको 14 में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको पीके भी मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर पीके भी क्यों लिया, क्यों, क्योंकि वीक बेस हमारा एमिनो प्रोपेन है, तो हमें उसकी पीकेवी की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए जब आप पीएच का फॉर्मूला लगाओगे तो पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस log बेस 10। ऊपर बच्चों आता है कॉन्जुगेटेड एसिड, तो कॉन्जुगेटेड एसिड यहां पर क्या है, यहां पर कॉन्जुगेटेड एसिड PrNH3+ है, अपॉन नीचे क्या आता है, बेस, बेस यहां पर क्या है, PrNH2। तो जब आप बफर का, ये आप क्लास में पढ़ चुके हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। पीओएच हमें यहां पर कहां से मिलेगी, तो उसको 14 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो 14 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 4.29 आता है। सिमिलरली यहां से पीके निकाल के जब 14 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3.29 आता है। ठीक है, प्लस log बेस 10, हमें तो इसका रेशो चाहिए। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो इसका इनवर्स पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम पहले इसका रेशो तो निकाल लें। तो PrNH3+ अपॉन PrNH2। ठीक है, तो इसको जब सोल्व किया तो ये आ गया 1 इक्वल टू log बेस 10, हमारे पास आ गया PrNH3+ अपॉन PrNH2। ठीक है, अब एंटी लॉग लो, एंटी लॉग लोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो ये PrNH3+ है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है, PrNH2 है। तो देखो यहाँ पे हमें रेशो मिल गया, लेकिन आंसर हमें इसका इनवर्स पूछा है, इसलिए हम आंसर 1/10 करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 0.1। क्यों करा बच्चा 1/10, तो देखो PrNH2 ऊपर चाहिए, PrNH3+ नीचे चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0.1 हो जाएगा। इट इज द प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ दिस आईएनसीएचओ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 में उसने क्या बोला कि ये जो बफर सॉल्यूशन है, इसमें हमने 0.4 मोलर NaOH डाल दिया, 0.4 ग्राम NaOH डाल दिया। 0.4 ग्राम NaOH का मतलब इसके जो मोल हो गए वो 0.4 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 40 होता है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इतने मोल आ गए। अब ऑब्वियस सी बात है, NaOH है तो पीएच को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी पीएच का आंसर 9.71 से तो ज्यादा होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। 9.71 थी पहले पीएच, लेकिन अब पीएच बढ़ेगी क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कितनी बढ़ेगी, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, बताओ फाइनल पीएच क्या होगा। तो देखो ये जो बेस है ना, ये एसिड वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा। एसिड वाला पार्ट यहां पर कौन सा है, तो वो है PrNH3+। इस वाले पार्ट से वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वो वापस से PrNH2 बनाएगा। ठीक है, यानी यहां से क्या कर रहा है, OH- रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो अब आपको पता है कि बेसिक बफर है, बेसिक बफर में हमारे पास पीओएच इक्वल टू क्या होता है, पीकेबी होता है, प्लस log बेस 10, हम ऊपर क्या लिखते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड जो कि PrNH3+ है, अपॉन नीचे हम क्या लिखते हैं, बेस जो कि PrNH2 है। ठीक, अब हमें निकालना है पीओएच, क्योंकि पीओएच निकाल लेंगे तो हम उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पीओएच जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा पीकेबी जो कि 3.29 था, प्लस
log base 10, ठीक है, log base 10 हमारा कितना हो जाएगा, इसका जब आप यहाँ पे रेशो निकालोगे, अब देखो नया रेशो कैसे आएगा, तो इतने मोल इसके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी इतने मोल से, तो इसको जब आप उसके ओरिजिनल वैल्यू में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये हमारे पास आता है 89/21, ये रेशो हमारा आता है 89/21, यानी PrNH3 प्लस हमारा 89/1100 आता है, ये 21/1100 आता है, तो रेशो लोगे तो वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो गया 3.29 प्लस 0.6 के आसपास ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है बच्चों, तो 0.68 के आसपास वैल्यू निकल के आती है। तो अगर हम यहाँ से इसको ऐड करें तो 3.3, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, 0.62 के आसपास वैल्यू निकल के आती है। तो ये जो वैल्यू हो गई वो 3 लेट से इसको मैं 3.3 प्लस 0.62 मान लेता हूँ, तो ये वैल्यू हमारे पास 3.92 के आसपास निकल के आएगी। तो बेटा ये जो 3.92 है ना, ये इसकी पीओएच है, इसकी पीएच नहीं है, ये इसकी क्या है, पीओएच। तो पीएच हमारे पास क्या आ जाएगी, 14 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 10.08, जो कि हमारा डिजायर आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, प्रॉब्लम नंबर 2 था। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एमिनोप्रोपेन, उसकी जो वॉल्यूम है और मोलरिटी वो हमें दी हुई है, उसको टाइट्रेट करा रहे हैं HCl। बच्चों HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये क्या है, वीक बेस है। तो हमारे पास वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन हो रही है, जिसकी जो पीएच रेंज है ना, वो अप्रोक्सीमेटली, पीएच रेंज की मैं बात कर रहा हूं, पीएच रेंज की बात कर रहा हूं बच्चों, इसकी जो पीएच रेंज है ना, अप्रोक्सीमेटली 4 to 7 के बीच में आती है। तो वो बोल रहा है कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होगा ना, तो इक्विवेलेंस पॉइंट में इनमें से कौन सा सुटेबल इंडिकेटर होगा जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो अब वो भी ऐसी बात है बेटा, जो इस पीएच रेंज में लाइक करेगा वही सुटेबल इंडिकेटर होगा। तो 4 to 7 के बीच में अगर हम ध्यान से देखें ना, तो देखो ये सबसे सुटेबल इंडिकेटर लगता है, जिसकी पीएच रेंज एग्जैक्टली इसके बीच में लाइक कर रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर हम ध्यान रखें तो ये इस रेंज में अच्छे से परफेक्टली फिट बैठता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिथाइल रेट को यूज करने वाले हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 उसने बोला है, ये आप लोग है ना बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ते हो जिटर आयन के फॉर्म में, और यहीं से उसने क्या किया है। और अगर हम बात करें तो हम एम्फीप्रोटिक आयंस के स्टडी भी करते हैं, वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो उसने आपको एक कंपाउंड दे दिया है जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है 4 एमिनो ब्यूटेनिक एसिड है, जिसका pK1 और pK2 हमें दे दिया है ना। और बोल रहा है कि ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अबव एमिनो एसिड दैट कैन एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि ये एसिड है, ये H+ देगा, ये H+ देगा, तो ये NH2 और ये COO माइनस हो जाएगा, पॉसिबल है। ये बेस है तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, तो NH यहां पर NH3+ हो जाएगा, ठीक है, NH3+ हो जाएगा। तो इसको आप जब बनाओगे तो यहां पर COO माइनस हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब तीसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, जिसे हम बोलते हैं जिटर आयन। जिटर आयन मतलब ये क्या कर रहा है, ये हमारा जिटर आयन हो गया, ठीक है। अब तीसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, जो कि कौन से मीडियम में लाई करने वाली है, जो कि एसिडिक मीडियम में लाई करने वाली है। कि एसिडिक मीडियम में ये NH2 क्या कर रहा है, H+ आयन ले रहा है, और H+ आयन ले रहा है, तो उसके बाद हमारी ये स्ट्रक्चर निकल के आ रही है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हमारी लाई करेगी। ये हमारी कौन सी मीडियम में होने वाली है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, H+ दिया है यानी बेसिक मीडियम में होने वाला है। इसने H+ लिया है तो ये कौन से मीडियम में एग्जिस्ट करने वाला है, ये हमारा एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करने वाला है। और ये तो हमारा ज्यूटर आयन होता है बेटा। ज्यूटर आयन मतलब आपको पता है कि ये प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, यानी प्रोटॉन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ एक्सचेंज हो गया। ये हम पढ़ते हैं एमिनो एसिड के अंदर, बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर। तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर इस कंपाउंड की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करने वाली है, एग्जिस्ट करने वाली है। आहा, टाइट्रेशन कर्व, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है, देखो टाइट्रेशन कर्व से, है ना। और आप जेई में भी पढ़ते हो, यानी कितना सिमिलर है जेई से, और लेवल भी वो किस तरह से बना के देता है, ये आपको देखने की जरूरत है। बस ये है कि आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन बहुत प्यार से करो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टाइट्रेशन कर्व में दिया है, जो कि क्या है, यहाँ पर अल्फा एमिनो ब्यूटेनिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, यानी साथ में HCl भी है हमारे पास, अगेंस्ट NaOH दिया है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी 14 के पास लेके जाएगा। ये HCl है तो pH ये 0 के पास लेके जाएगा। और इसकी बात करें तो इसमें आपका क्या है, COOH भी है और NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है। कोई बात नहीं, उसने टाइट्रेशन कर्व दे दिया।
अब वो बोल रहा है सेलेक्ट द बफर रीजन। तो बेटा आपको ये पता है कि जो बफर रीजन होता है ना, बफर रीजन में आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरह का मूवमेंट शो करता है, ये रहा। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपका जो पीएच होता है वो पीके के इक्वल या पीओएच इक्वल टू पीकेवी के इक्वल होता है, क्योंकि आपका जो कॉन्जुगेटेड एसिड अपॉन बेस का रेशो है वो जीरो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वाला रीजन यहाँ पे बफर है, इसमें तो देखो ग्राफ इंक्रीज होता ही जा रहा है, और ये वाला रीजन भी यहाँ पर बफर है। तो यही दो रीजन है जो कि बफर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो रीजन बी एंड डी जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी एक हमारा ये वाला ऑप्शन होगा और एक हमारा डी यानी अराउंड पॉइंट डी, ये दो रीजन है जहां पर ये सॉल्यूशन किसकी तरह एक्ट करेगा, बफर की तरह एक्ट करेगा। इसके अलावा यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एसिडिक मीडियम में बफर की तरह एक्ट कर रहा है, ये बेसिक मीडियम में बफर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे वो बफर की तरह एक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी अगेन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो डाटा है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, इस पे फोकस ना करें, हम सिर्फ इस पे फोकस करने वाले हैं कि हमसे बोल रहा है कि पीएच जब हमारी 7 है ना, तो उस पे क्या करो, उस पे आप इन दोनों का रेशियो बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि K1 इंटू K2 इक्वल टू हमारा ओवरऑल K होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो हमें दिया हुआ है, वैल्यूज दिया हुआ है K1 और K2, पीके का दिया हुआ है। तो इसका आप क्या करो, पीके देखो बेटा बहुत स्टार्टिंग में वैल्यू दिया हुआ है, इसमें कहीं पर आपको इनका K1 और K2 पीके, हाँ ये रहा, देखो ये रहा PK1 और ये रहा PK2। तो क्यों ना हम इससे K1 निकाल लें। तो K1 हमारे पास हो जाएगा कितना, 4.82 है ना, तो 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, तो 5 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो 5 में से अगर हम लोग 1.5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज योर K1। ऐसे PK2 निकालोगे तो K2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 की पावर -11, और ये लोग किसको दिखा रहा है, 0.3 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी log 2 अगर हम लें 10 की पावर -11, तो ये हो जाएगा log 2। तो ये हमारा, अब ये आप कैसे करते हो, ये आपको लेना आता है, ठीक है, एंटी लॉग लेना आपको आता है, तो ये आप वहां से निकाल सकते हो। तो हमें K1 और K2 की वैल्यू मिल गई, बस अब तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, उठा के वहां पे पुट कर देना है। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ये हमारा कितना आया था 2 इंटू 10, ये था 10 की पावर -5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻11 विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इंटू ये जो हमें डिजायर रेशो जिसे हम क्या मान ले, X मान ले, ठीक है। तो यहां से हमें बोला है पीएच 7 है, तो H प्लस की वैल्यू होगी 10 की पावर -14, क्योंकि H प्लस हो गया 10 की पावर -7, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻16 इक्वल टू हमारा X। तो X की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 3 इंटू 10⁻⁻2 विच इज इक्वल टू 0.03। तो ये हमारा डिजायर रेशियो हो गया। दिस अपॉन दिस को मैंने क्या मान लिया है, यहाँ पर X मान लिया है। पॉलीप्रोटिक एसिड बेस में आप ये करते हो। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब ये जो डाटा दिया है ना, ये जो पैसेज दिया हुआ है, ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दिया है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पैसेज, हम पढ़ लेते हैं कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक दैट इज यूजफुल फॉर सेपरेशन ऑफ स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि इस तरह से यू ट्यूब होती है, एक तरफ कैटायन होता है, एक तरफ आपका एनायन, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इधर एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है, बीच में हमारा क्या होता है यहाँ पर सेमी परमेबल। अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्मोसिस, तो वो मेम्ब्रेन लगा देता है ना। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। In this technique, a strip of filter paper is moistened with a buffer and the ends of the strip are immersed into the buffer solution containing electrodes. ये रहा देखो दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। The sample is spotted at the center of the paper and a high voltage is applied. और कुछ तो भी वो high voltage apply कर रहा है। The compound will migrate to respective electrode according to their charge. अगर वो कैटायन है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा, अगर वो एनायन है तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करना ही है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना। When 4-amino-butanoic acid is subjected to electrophoresis at pH equal to 6, तो बेटा आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल में अल्फा एमिनो एसिड को पढ़ा होगा। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में इसकी कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, तो ये एग्जिस्ट करने वाली है NH3, ठीक है। ये फॉर्म इसकी एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगी। अब बहुत ही ध्यान से समझ में आ गया, ये तो क्लियर है कि ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है।
अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि pH लेस देन 6 है, तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा, यानी ये किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो बच्चों ये था हमारा पैसेज जो कि INCHO के अंदर पूछा हुआ था। तो हम इसी तरह से और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी प्रॉब्लम लेके आएंगे। हर तरह के चैप्टर को हम ट्राई कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश करें। आपको बस समझना है, पढ़ना है और साथ में जुड़े रहना है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाबा, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।